लैंडिंग के 6 दिन बाद चंद्रयान ने चांद पर सल्फर और ऑक्सीजन होने के सबूत ढूंढकर दुनिया को चौंका दिया। अब 10 दिन के बाद भारत फिर इतिहास रचने के लिए तैयार है। इस बार इसरो के टारगेट पर सूरज है। इस मिशन में सूरज के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 3, 2, 1, 0। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पूरी दुनिया की नजरें एक बार फिर हिंदुस्तान पर टिकी। दुनिया टकटकी लगाए बैठी है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा पर, यहाँ मौजूद इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर पर, क्योंकि यहीं से भारत एक बार फिर इतिहास रचने का सफर शुरू करने वाला है। इसी जगह से भारत का आदित्य L1 मिशन कुछ घंटे बाद लॉन्च होगा। लॉन्च से जुड़ी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जमीन पर सीना तान कर खड़ा, आकाश को छूता ये वही PSLV C-57 रॉकेट है जो आज 11:50 पर आदित्य L1 को लेकर उड़ेगा। PSLV C-57 रॉकेट की ऊंचाई 44.4 मीटर है, जबकि इसका वजन 320 टन है। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा, जहां भारत के पहले सूर्ययान की यात्रा शुरू होगी। आदित्य L1 का लक्ष्य सूर्य के पहले पार्किंग पॉइंट माने जाने वाले लैग्रेंजियन पॉइंट 1 तक पहुंचना है, जो पृथ्वी के तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। भारत के सूर्ययान को यहां पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य सूर्य का अध्याय शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोचन मंच से। जी हाँ, तो आज का दिन बहुत ही बड़ा है और आज एक और नया कीर्तिमान भारत रचने वाला है। आज फिर इसरो पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाला है मिशन आदित्य L1। 2 घंटे 50 मिनट के बाद इसरो की नई उड़ान। सुबह 11:50 पर सूर्ययान की लॉन्चिंग होगी। सतीश धवन सेंटर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आदित्य L1 की लॉन्चिंग का काउंटडाउन, जी हां, PSLV एक्सेल रॉकेट से लॉन्च होगा आदित्य। और सूर्य को समझने के लिए यह पहला मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा, उसके सतह की स्टडी करेगा। जी और इससे जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको जल्दी से दे देते हैं। 16 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेगा आदित्य। जरूरी गति मिलने के बाद ट्रैजेक्टरी बदलेगी उसकी और पृथ्वी की कक्षा के बाद 110 दिनों का ये पूरा सफर तय होगा। तो आज इस बड़ी खबर पर हमारी नजर है। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में डॉक्टर मनीष पुरोहित, पूर्व इसरो वैज्ञानिक, जुड़े हुए हैं। साथ ही मिला मित्रा हैं जो कि वैज्ञानिक हैं। सह संस्थापक SEGM एंड स्पेस की आलोक सिंह झा हमारे साथ हैं जो कि प्रोफेसर हैं एस्ट्रोफिजिक्स JNU, और डॉक्टर राम प्रसाद प्रजापति, प्रोफेसर एस्ट्रोफिजिक्स JNU। और इसके साथ ही हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। पीयूष पांडे इस वक्त श्रीहरिकोटा में मौजूद हैं। सबसे पहले पीयूष के पास ही चलते हैं, पहली तस्वीर, पहले अपडेट के लिए। उसके बाद वापस स्टूडियो लौटेंगे और अपने मेहमानों से बात करेंगे। मोहित मल्होत्रा चंडीगढ़ में जुड़े हुए। लेकिन पीयूष, आज सुबह क्या दिखा आपको और अभी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब तो एकदम फाइनल मोमेंट है और अब से थोड़ी देर बाद इस ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल रवि, ये बिल्कुल अनोखी सुबह है। मैं एक शाम वो भी देख चुका हूं जब चंद्रयान 3 का सफल सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, और आज वो सुबह है जब 11:50 पर सूर्य की ओर इसरो अपने कदम बढ़ाएगा। आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और अभी थोड़ी देर पहले मैं पब्लिक गैलरी में गया था। वहां बड़ी तादाद में भीड़ है, बड़े तादाद में बच्चे लोग देखने के लिए आए हैं कि आदित्य L1 मिशन जो सूर्य की ओर जाना है
वो किस तरह से लॉन्च किया जाएगा। लोगों में बड़ा उत्साह है, हमने उनसे बातचीत भी की है और अहम बात ये है कि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और इसके बाद आदित्य L1 लॉन्च कर दिया जाएगा, जो पृथ्वी की कक्षा में जो चंद्रयान 3 जिस तरह से रॉकेट छोड़ा गया था उसके बाद उसने जिस तरह से बाकी उपकरणों को पृथ्वी की कक्षा पर छोड़ दिया था, उसी तरह से जो रॉकेट PSLV C57 छोड़ा जाएगा वो पृथ्वी की कक्षा तक आदित्य L1 को छोड़ेगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जो हॉलो ऑर्बिट है सूर्य और पृथ्वी के बीच में, वहां तक हमारे जो सैटेलाइट है वहां पर स्थापित हो जाएगी और उसके बाद 5 साल 2 महीने के लिए ये पूरा मिशन चलाया जाएगा, जिसमें अध्ययन होंगे, खास तौर पर सूर्य में जो धमाके होते हैं, जो तूफान आते हैं और उसके अलावा सूर्य की जो प्रभामंडल है उसका। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा मिशन इसलिए भी है क्योंकि हमारी बहुत सी सैटेलाइट। पीयूष, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, लगातार आपके जरिए हम जान रहे हैं कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं इस पूरे मिशन के बारे में, तैयारियां कैसी हैं। वहीं हमारे दूसरे सहयोगी मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। मोहित, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे भारत चांद तक पहुंचा, अब पहुंचने की तैयारी है सूर्य के ठीक पास, यानी सूर्य को नमन करने के लिए अब आदित्य L1 आज जाएगा। किस तरीके का जोश दिख रहा है भारतवासियों में, साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं इस पूरे मिशन के बारे में, क्या बातचीत हुई आपकी? देखिए, साइंस अपनी जगह अपना काम कर रही है, लेकिन जो देश के लोगों की भावनाएं हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं इस तरह के जो भी मिशन हो, मिशन चंद्रयान की बात करें और अब आदित्य मिशन की बात करें। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, चंडीगढ़ में विजयी भव यज्ञ चल रहा है, जो कि जब तक ये मिशन लॉन्च नहीं होता तब तक ये यज्ञ जारी रहेगा। पीछे आपको भारत के झंडे शान के साथ लगे हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ विनोद जी हैं जो कि आयोजक हैं इस यज्ञ के। विनोद जी, क्या सोच है आप लोग की? साइंस अपना काम कर रही है, आपको लगता है इस हवन से और इन चीज़ों से कुछ मैटर करेगा? आप लोग झंडे हाथ में लेकर विजयी भव यज्ञ कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये जो है आपने देखा होगा कि चंद्रयान 3 जो है वो हमारा सफल हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में ये जो है कि हम सूर्य पे जो हमारे साइंटिस्टों की इतनी मेहनत है, जो हमारे उसमें हम अपनी ओर से एक प्रयास कर रहे हैं कि हम तो साक्षात सूर्य को देवता मानते हैं, तो उसके लिए हमने एक विजय भव हवन ये रखा हुआ है कि जो हमारा ये इतनी मेहनत है, साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत की है और हमारी सरकार की जो मेहनत है उसके लिए हम भी कहीं ना कहीं छोटा बहुत साइंस के साथ आप दुआएं जोड़ रहे हैं अपनी। हाँ बिल्कुल जी, जैसे कि आप अगर देखते हैं कि कोई अगर बीमार हो जाता है तो उसके लिए डॉक्टर अपनी ओर से पूरा इलाज करता है, लेकिन फिर भी बोला जाता है कि आप अपने किसी भी इष्ट को मानते हैं तो उसको प्रार्थना कीजिए। तो हमारा भी यही है कि हम एक अपनी ओर से सामूहिक पूरे चंडीगढ़ वासियों की ओर से ये प्रार्थना जो है वो जारी है और ये तब तक जारी रहेगी जब तक ये मिशन जो है ये अपनी मतलब कि विजय, जब तक मिशन लॉन्च नहीं होता यज्ञ जारी रहेगा। ये अपनी विजय के लिए जब ये मिशन लॉन्च नहीं हो जाता तब तक ये जो हवन है ये सभी मतलब गौरी शंकर सेवा दल, गौशाला सेक्टर 45 और पूरे ट्राई सिटी वासियों की ओर से ये सामूहिक हवन जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता यज्ञ जारी रहेगा। आप देखिए लगातार आहुतियां डाली जा रही हैं और जब तक श्री हरिकोटा से मिशन लॉन्च नहीं हो जाता सफलतापूर्वक तब तक ये यज्ञ जारी रहेगा। तो अपनी अपनी भावनाएं हैं जो लोग दिखा रहे हैं देश के प्रति और जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं उनके प्रति अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं और दुआओं का दौर लगातार जारी है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और देखिए जिस तरह से प्रार्थनाएं इस वक्त चल रही हैं ये हमने पिछली बार भी देखा था और ये प्रार्थनाएं सफल हुई थी। तो पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब भारत का PSLV रॉकेट आदित्य L1 को लेकर उड़ान भरेगा, जिसमें अब कुछ ही देर बाकी है। हम आदित्य L1 के सफर का पूरा रिस्ट्रक्चर करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको दिखाते हैं कि जिससे आप ये समझ पाए, आपको ये पता चले कि आदित्य अपने लक्ष्य तक कब और कैसे पहुंचेगा, उसके रास्ते में कौन कौन से पड़ाव होंगे जिन्हें भारत के सूर्ययान को पार करना होगा। ग्राफिक्स के माध्यम से हम अपने स्टूडियो में ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद ये PSLV C57 रॉकेट का मॉडल है जो आपको नजर आ रहा होगा और जिसे हमारी ग्राफिक्स टीम ने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए खास तौर पर तैयार किया है। PSLV रॉकेट की ऊंचाई 44.4 मीटर और चौड़ाई 2.8 मीटर है, जबकि इसका वजन 320 टन है। आज 11:50 पर PSLV श्री हरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा और ये छलांग बहुत ऊंची है, ये उड़ान बहुत ऊंची है भारत की।
जी हाँ, और इसीलिए न सिर्फ देश की बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी हुई है। श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग के कुछ देर बाद पीएसएलवी रॉकेट आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर देगा, यानी स्टैब्लिश कर देगा। इसके बाद आदित्य एक एक पृथ्वी की क्लासेस को पार करेगा। पृथ्वी की दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और चौथी और फिर ऐसे ही पांचवी कक्षा से होते हुए आदित्य L1 पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर L1 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेगा, जहां पर आदित्य L1 को जाना है। और साथ ही आपको यह भी जल्दी से बता देते हैं कि आगे क्या होगा। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आदित्य L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। कुछ जरूरी बातें हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की, और वहीं भारत का आदित्य सूर्ययान जहां ठहरेगा उस L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 15 लाख किलोमीटर की है। इस पूरे मिशन में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा, जिसे 125 दिन के तौर पर आप समझ सकते हैं। अब आपको आदित्य के सफर के अगले पड़ाव पर हम लेकर चलते हैं, उसके बारे में बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर आने के बाद आदित्य L1 पॉइंट की तरफ आगे बढ़ेगा और इसके बाद सूर्ययान का क्रूज फेज शुरू हो जाएगा। क्रूज फेज में आदित्य की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, यानी स्पीड बढ़ाई जा सकती है, जिससे वो तेजी से L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट की तरफ बढ़ता रहेगा। एक लंबा सफर तय करने के बाद आदित्य हेलो ऑर्बिट के पास पहुंचेगा, जिसके बाद उसकी L1 पॉइंट की कक्षा में एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद आदित्य यहां पर स्थापित हो जाएगा। कुछ देर बाद कक्षा में रहकर सूरज का वो अध्ययन शुरू करेगा। तो यह है पूरी जानकारी इस मिशन से जुड़ी। तो जैसा कि अंजलि ने बताया कि किस तरीके से और किन किन पड़ावों से होकर गुजरेगा ये मिशन, और देखिए सूरज पर 24 घंटे रहेगी आदित्य की नजर। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हर मिनट एक तस्वीर भेजेगा आदित्य। इसरो को एक दिन में 1440 तस्वीरें भेजेगा आदित्य, और इस तरीके से सूरज के बारे में अहम जानकारियां आदित्य भेजेगा इन तस्वीरों के माध्यम से। तो बिल्कुल ये एक ऐसी कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति है भारत के लिए, जहां पर भारत ने अपने आप को पूरी दुनिया के स्पेस मैप पे स्टैब्लिश किया है। हम चाहेंगे मनीष जी, जो कि आप वैज्ञानिक हैं, आपसे बेहतर कौन समझाएगा, हम चाहेंगे जरा हमारे इस मॉडल के पास हमारे साथ आइए। मैं समझना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप आसान शब्दों में समझाएं कि ये पूरा प्रोजेक्शन होगा कैसे। ये जो पीएसएलवी है जिसके माध्यम से आदित्य L1 को स्पेस तक ले जाना है, ये पूरा प्रोसेस होगा कैसे, पहले मोमेंट से लेकर आखिरी मोमेंट तक क्या होने वाला है? ओके, देखिए अपना है पीएसएलवी एक्सेल मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल लॉन्च व्हीकल जो है। तो यहाँ पर ये जो हमें दिख रहे हैं ना, इनको कहते हैं सॉलिड बूस्टर मोटर्स। तो ऐसी 6 सॉलिड बूस्टर मोटर्स लगी हुई है आज जो लॉन्च व्हीकल जाना उसके अंदर। फिर ये होती है फर्स्ट स्टेज, देन सेकंड स्टेज। ये लोअर पार्ट में जो आप बता, हाँ, ये फर्स्ट स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसके अंदर भी सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, ठोस, और ये भी ठोस होते हैं, तभी तो सॉलिड बूस्टर मोटर कहते हैं, सॉलिड बूस्टर इंजन भी कह सकते हैं। ये होते हैं 6। इसके अलावा एक यहाँ पर छुप रहा है, एक छोटा सा होता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ, ये मान लीजिए ये जो है ये इंजन नहीं है, ये करेगा इसकी थ्रस्ट को कंट्रोल। मतलब जब रॉकेट जा रहा है तो उसके डायरेक्शन को एडजस्ट करने के लिए इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा केमिकल भरे हुए हैं जो कि इसकी थ्रस्ट कंट्रोल करेंगे। मतलब जब ये यहाँ देखिए, ये जब जाता है तो पीछे दिखता है ना, ये जो फायरिंग हो रही है, तो उस फायरिंग से जब ये निकलता है तो उस फायरिंग को एडजस्ट करते हैं, इस नोजल की इस फायरिंग को एडजस्ट करते हैं, जिससे कि हम इसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें, इसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट, तो फिर और ये सब कुछ फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज है। तो इसमें क्या होगा ना, पहले 2 बूस्टर फायर होंगे, थोड़ी देर बाद 2 बूस्टर और फायर करेंगे, फिर 25 सेकंड बाद 6 के 6 बूस्टर फायर हो जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज फायर हो गई, सारे बूस्टर फायर हो गए, ये लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। लिफ्ट ऑफ जब ये हो जाएगा, मतलब फिर वो बोलते हैं ना अनाउंसमेंट होता है। मैं रोक रहा हूं, ये जो बूस्टर्स फायर होंगे 6, ये लिफ्ट ऑफ के लिए है या किसी खास डिस्टेंस तक ले जाने के लिए? लिफ्ट ऑफ के लिए हमें ग्रेविटी जो है उसको हरा के उठना है। ठीक है। ये तकरीबन 3,40,000 किलो का पूरा रहता है, तो हमें उसको हरा के उठना है। अपना तकरीबन 1500 किलो का, बेसिकली आसान शब्दों में कहें टेक ऑफ। हाँ, ये टेक ऑफ लिफ्ट ऑफ है। फिर एक अनाउंसमेंट होता है लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। तो लिफ्ट ऑफ नॉर्मल मतलब हम जैसा चाहते थे वैसा लिफ्ट ऑफ हुआ। ठीक, राइट। फिर जब इसका पूरा जो पार्ट है, इसमें आई थिंक 139 टन यानी 1,39,000 किलो इसके अंदर प्रोपेलेंट है। जब वो खत्म होने लगेगा, तो यहाँ पे थोड़ा जूम करिए,
इस पे ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब ये खत्म होने लगेगा तो ये फायर होंगे। यहाँ पे भी अगर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये फायर होंगे क्योंकि हमें इसको सेपरेट करना है। तो ये सेपरेट करने के लिए इनको फायर किया जाएगा। तो ये वाली स्टेज अलग रह जाएगी, सेकंड स्टेज आ जाएगी। सेकंड स्टेज में हमारे पास है लिक्विड, ये था सॉलिड, इसमें है लिक्विड। तो लिक्विड वाली स्टेज फायर होगी तो वो होगी स्टेज 2 का इग्निशन। फिर वो ऐसे लिखा हुआ है PS2 इग्नाइटेड। ये सॉलिड लिक्विड हम जो कह रहे हैं बेसिकली फ्यूल की बात, फ्यूल है। तो लिक्विड फॉर्म में है फ्यूल यहाँ पर, जैसे मतलब अपना लिक्विड फ्यूल पेट्रोल जैसे ना, वैसे तो यहाँ का जो प्रोपेलेंट है वो लिक्विड फॉर्म में है। जब ये स्टेज खत्म होने लगेगी तो यहाँ देखिए, यहाँ पे फिर हमें छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, ये क्या करेंगे ना, ये इस वाली स्टेज को नीचे धक्का देंगे, इस वाली स्टेज को ऊपर उठाएंगे, जिससे कि फिर से सेपरेशन हो जाए। फिर हम फिर से आएंगे, ये वाला पार्ट है, ये फिर से सॉलिड है, ये होगी स्टेज 3। और फिर स्टेज 3, अब जब हम इस स्टेज में होते हैं ना तो ये पार्ट खुल जाता है। इसको कहते हैं पेलोड फेयरिंग। थर्ड स्टेज पे पहुंचने के बाद वो ये ऊपर पार्ट खुल जाता है। ये क्यों खुल जाता है? क्योंकि तब तक हम इतना ऊपर आ जाते हैं कि अपना एटमॉस्फेयर हमने क्रॉस कर दिया। तो लगभग कितना ऊपर? एटमॉस्फेयर क्रॉस कर दिया अपने वातावरण से बाहर निकल गए। क्योंकि पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकले बिना अगर इसको खोल दिया तो सैटेलाइट को झटके लगेंगे, गर्मी लगेगी। जब आप कहते हैं वातावरण तो आप क्या कह रहे हैं? आप ग्रेविटेशनल वातावरण कह रहे हैं या फिर जो हमारा ये अपना एटमॉस्फेयर है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन की हीट से बचाने के लिए हमने पेलोड फेयरिंग लगा रखी है, इसको कहते हैं पेलोड फेयरिंग। तो ये सेपरेट हो जाती है, तो ये खुल जाता है। तो यहाँ पे आदित्य क्लियरली विजिबल होगा, आदित्य है और स्टेजेस हैं। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब आती है स्टेज 4। स्टेज 4 में इसरो ने क्या किया ना, एक नई कैपेबिलिटी बनाई है। हम स्टेज 4 जो है उसको अपने मन से चालू करके बंद कर सकते हैं। ये पूरा जो ड्यूरेशन है ये तकरीबन चलेगा 1 घंटा 3 मिनट। ये लिफ्ट ऑफ का जो पूरा प्रोसेस है, जब सैटेलाइट सेपरेट होगी तो 1 घंटा 3 मिनट कुछ सेकंड का है। तो एक एक सेकंड पे नजर रहेगी। वहां पे आपने देखा होगा मिशन कंट्रोल में बड़ी बड़ी स्क्रीन होती हैं, कंटिन्यूअसली वो उसको नजर रखते हैं उस चीज पे। फिर जब हम 4th स्टेज में आएंगे तो 4th स्टेज के अंदर क्या होता है ना, एक होता है कॉस्टिंग फेज। हम एक बार 4th स्टेज को फायर करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, और फिर वेल कैलकुलेटेड पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो फिर 4th स्टेज को हम फिर से फायर करेंगे। फायरिंग कैसे होती है ना, वॉल्स होते हैं, जैसे ही वॉल्स खोलेंगे वो जो प्रोपेलेंट है जैसे ही वो मिक्स होते हैं वो जल जाते हैं, मतलब मिक्स होते ही जल जाते हैं। वहां से हम पहुंच जाएंगे हमारी डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में। डेजिग्नेटेड ऑर्बिट जो होगी, तो अगर ये अर्थ है तो वो ऑर्बिट ऐसी होगी कि एक पॉइंट होगा तकरीबन 230 किलोमीटर दूर अर्थ से और दूसरा पॉइंट होगा तकरीबन 19,000 किलोमीटर दूर। तो एक ऐसी हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में आप अगर इसको एक लाइन में समझाना चाहें, 4th स्टेज के बाद उस ऑर्बिट में हम होंगे, पहुंच जाए और फिर 1 घंटा 3 मिनट कुछ सेकंड बाद आदित्य को वहां पे छोड़ दिया। जब हम कहते हैं 4th स्टेज तो ये सारे जो फ्यूल इंजन लगे इनके फायर होने के बाद सब खत्म हो गया। 4th स्टेज भी चौथा इंजन चल रहा था, चौथा इंजन वहां पे पहुंच जाएगा। आगे भी हम आपसे समझेंगे, आप अपनी जगह पे चले जाइए। तो जिस तरीके से इन्होंने विस्तार से समझाया, बहुत आसान शब्दों में समझाया कि आखिर ये पूरी की पूरी लॉन्चिंग शुरू कैसे होगी। अगली अपडेट के लिए चलते हैं अंजलि के पास। जी हाँ, TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में तमाम वो एक्सपर्ट्स मौजूद है जो आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझा रहे हैं इस मिशन के बारे में। देखिए, एक और बड़ा अपडेट है, आदित्य L1 की लॉन्चिंग से जुड़ी हुई खबर आ रही है कि हालात पूरी तरह से लॉन्चिंग के अनुकूल बताए जा रहे हैं। यानी कि पहले स्टडी की जाती है कि लॉन्च करने से पहले जो हालात हैं वो अनुकूल है या नहीं। अपडेट ये मिल रही है, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि आदित्य L1 के हिसाब से ही स्थितियां हैं इस वक्त, हालात अनुकूल है लॉन्चिंग करने के लिए। थोड़ा वक्त और रह गया है जब आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। और देखिए, भारत एक बार फिर से दुनिया को हैरान करने के लिए तैयार है। भारत का सूर्ययान सूरज की हैरान कर देने वाला खोज करने वाला है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में आपको सूरज से जुड़ी कुछ खास और चौंका देने वाली जानकारियां हम देते हैं। अब तक हुए अध्ययनों से, यानी कि स्टडी से, ये पता चलता है कि सूर्य गैसों का एक धधकता गोला है। इसमें 71% हाइड्रोजन है, 27% हीलियम गैसें मौजूद हैं, जबकि 2% के करीब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी दूसरी गैसें मौजूद हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि सूर्य हमारी गैलेक्सी में मौजूद सबसे बड़ा तारा है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूरज का व्यास पृथ्वी के मुकाबले 109 गुना बड़ा है, जबकि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3.3 लाख गुना ज्यादा है। नासा के मुताबिक सूरज की उम्र 4.5 बिलियन वर्ष बताई जाती है। हम सब